हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम प्रतीक शिवालिक सर की जो केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज है उसके सेट जी के साइंस पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके केवीएस पीआरटी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा लर्नर्स लेन पर जनरल साइंस और कंप्यूटर की भी एक सीरीज चल रही है जो कि आपके एग्जाम पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको यदि मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स द खरीफ क्रॉप्स? निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन 1 मक्का, सरसों, मटर, कपास। ऑप्शन 2 मक्का, गेहूं, मूंगफली, कपास। ऑप्शन 3 मक्का, कपास, सरसों, गेहूं। ऑप्शन 4 मक्का, धान, मूंगफली, कपास। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो खरीफ फसल के एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया में जो 3 क्रॉपिंग सीजन है वो कौन कौन से हैं? रबी, खरीफ और जैद। जो रबी की फसल होती है इसे हम विंटर क्रॉपिंग सीजन या विंटर क्रॉप भी कहते हैं। इसे अक्टूबर टू दिसंबर वाले महीने में उगाया जाता है और इसकी कटाई होती है अप्रैल से जून वाले महीने में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे बार्ले यानी जौ, ग्राम मतलब चना, मस्टर्ड यानी सरसों, पीस यानी मटर और व्हीट यानी गेहूं। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं रबी की फसल के। नेक्स्ट है खरीफ की फसल। इसे वेट समर क्रॉपिंग सीजन या मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं। इसे जून के महीने में उगाया जाता है और इसकी कटाई होती है सितंबर टू अक्टूबर वाले महीने में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे राइस यानी चावल, उड़द दाल, तूर दाल, मूंग दाल, पैडी यानी धान, मेज यानी मक्का, ज्वार, बाजरा, कॉटन मतलब कपास, सोयाबीन, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली और जूट। तो ये एग्जाम्पल्स हैं खरीफ की फसल के। नेक्स्ट है जैद की फसल। इसे हम ड्राई समर क्रॉपिंग सीजन या समर क्रॉप भी कहते हैं। ये जो रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच का जो टाइम होता है तब उगाई जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे वाटरमेलन यानी तरबूज, मस्क मेलन यानी कस्तूरी, कुकुम्बर मतलब ककड़ी और फोडर क्रॉप्स यानी चारा फसल। तो यहाँ हमसे खरीफ की फसल के बारे में पूछा गया है, तो मक्का, धान, मूंगफली, कपास ये चारों ही एग्जाम्पल खरीफ की फसल के हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 मेज, पैडी, ग्राउंडनट एंड कॉटन। क्योंकि जो सरसों है और गेहूं है ये हमारी होती है रबी की फसल। तो यहाँ खरीफ की फसल के लिए पूछा गया है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन इज ए नेचुरल पॉलीमर, व्हाट इज इट्स केमिकल नेम? यानी कपास एक प्राकृतिक बहुलक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन 1 ग्लूकोज, ऑप्शन 2 सेलुलोज, ऑप्शन 3 माल्टोज एंड ऑप्शन 4 ग्लैक्टोज। तो हमें यहाँ पे कॉटन का जो केमिकल नेम है वो बताना है। इससे पहले हम ये समझते हैं कि नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं। तो जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं ये हमारे पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जबकि जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं ये ह्यूमंस के द्वारा आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। तो जो कॉटन होता है यानी कपास होता है ये एक नेचुरल पॉलीमर है यानी प्राकृतिक बहुलक है और इसका केमिकल नेम होता है सेल्यूलोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H10O5 और इस पूरे का यहाँ पे होल N लगा होता है यानी N नंबर ऑफ C6H10O5। जो सेलुलोज होता है वो ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सेलुलोज होता है इसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें सेलुलेज की जरूरत होती है। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन ये ह्यूमंस की डाइट का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होता है ये फाइबर होता है हमारे खाने में, और जो ये हमारे आंतों की गतिशीलता है उसे बनाए रखता है। जबकि जो घास खाने वाले जो जंतु होते हैं ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि जो घास खाने वाले जंतु होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं इन्हें हम रूमिनेंट्स बोलते हैं, जैसे गाय है। तो इनके पास क्या होता है कि एक रूमेन होता है जो कि एक स्टोरेज चैम्बर है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेलुलेज सीक्रेट करते हैं यानी सेलुलेज निकालते हैं। तो ये जो एंजाइम है ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाता है।
तो जो सेलुलेज होता है वो सेलुलेज को हाइड्रोलाइज कर देता है ग्लूकोज में। तो ह्यूमंस होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो घास खाने वाले जंतु रूमिनेंट्स होते हैं ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे कपास का सिर्फ इसका नाम पूछा गया है कि इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर विग्रेसली, यानी निम्नलिखित में से किसकी ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया होती है। ऑप्शन 1 कार्बन, ऑप्शन 2 सोडियम, ऑप्शन 3 मैग्नीशियम एंड ऑप्शन 4 सल्फर। तो जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये कोल्ड वाटर के साथ तीव्र अभिक्रिया करते हैं और ये जो रिएक्शन होती है इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास एल्कली मेटल का कौन सा एग्जांपल है, सोडियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। अब ये किस तरीके से रिएक्शन होती है हम इसे समझ लेते हैं। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी मेटल हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे मेटल कौन सी है, सोडियम, ये बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसमें जो सोडियम होता है वो गोल्डन येलो फ्लेम के साथ जलता है और जो ये वाली रिएक्शन होती है ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो केमिकल चेंज रिएक्शन होती है जिसमें हीट या लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो सोडियम है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो गोल्डन येलो फ्लेम के साथ बर्न होता है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द कार्बोनेशन ऑफ डेड वेजिटेशन, मृत वनस्पति के कार्बोनेशन द्वारा कौन सा पदार्थ बनता है। ऑप्शन 1 कोल मतलब कोयला, ऑप्शन 2 कोक, ऑप्शन 3 कोल गैस, ऑप्शन 4 कोलतार। तो इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले हम ये समझते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर मेड फ्रॉम डीकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ये पौधे और जानवरों के सड़ने से बनाए जाते हैं। These fuels are found in the earth's crust and contain carbon and hydrogen। तो जो ये फ्यूल्स होते हैं ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और इनमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो जो ये डेड प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं तो लाखों वर्षों तक जब इनके ऊपर परत के ऊपर परत ढकती जाती है तो ये बहुत गहराई तक चले जाते हैं और उस इतनी ज्यादा गहराई में वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और हीट होता है। तो इसी हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये फॉसिल फ्यूल्स में परिवर्तित हो जाते हैं और हमें फॉसिल फ्यूल्स जैसे ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोल है, हमें इनसे ये प्राप्त होता है। तो जो डेड वेजिटेशन के कारण जो हमें कोल प्राप्त होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मृत वनस्पति होती है ये कार्बन रिच कंटेंट यानी कोल में परिवर्तित हो जाती है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया कि मृत वनस्पति के कार्बोनेशन द्वारा कौन सा पदार्थ बनता है, कोल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉरेस्ट फायर्स आर यूजुअली ड्यू टू, मतलब जो वनों में आग लगती है उसका यूजुअली कारण है। तो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसके कारण यूजुअली फॉरेस्ट यानी जंगलों में आग लगती है और एक कारण ऐसा होगा जिसके कारण जंगल में आग नहीं लगती। तो हमें उसे ही पहचानना है। ऑप्शन 1 है केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमंस, मनुष्यों की लापरवाही। ऑप्शन 2 हीट ऑफ सन, सूरज की गर्मी। ऑप्शन 3 कटिंग ऑफ ट्रीज यानी पेड़ काटना। ऑप्शन 4 लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली की हड़ताल। तो जंगलों में जो आग है वो पेड़ काटने के कारण तो जंगलों में आग नहीं लग सकती। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ही क्या होगा, ऑप्शन 3। इसके अलावा कुछ मानवीय गतिविधियां हैं या सूरज की गर्मी भी कई बार इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करा देती है कि उससे जंगलों में आग लग सकती है और बिजली गिर जाए तब भी जंगलों में आग लग सकती है। तो यहाँ पे जो है कि यदि पेड़ काटते हैं उस वजह से जंगलों में आग लगेगी तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। इसके अलावा हम समझ लेते हैं कि जो जंगलों में आग लगती है उसके कुछ प्राकृतिक कारण हैं जैसे लाइटनिंग यानी बिजली गिरना, वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी का फटना, स्पार्क्स फ्रॉम रॉक फॉल्स यानी जो चट्टानें जब गिरती हैं तो उनसे जो चिंगारियां निकलती है उसके कारण भी जंगलों में आग लग सकती है। और कुछ मानवीय गतिविधियां हैं जैसे उनके कैंप फायर होते हैं, बर्निंग ऑफ डेब्रीज यानी मलबे का जलना होता है, उपकरणों का यूज या उनमें कोई खराबी हो सकती है, बिजली की लाइनें हो सकती है, सिगरेट को यदि आप लापरवाही से छोड़ दे तो जंगलों में आग लग सकती है। इसके अलावा कुछ लोग जानबूझकर भी आग लगाने वाली जैसी हरकतें करते हैं। तो मनुष्य की लापरवाही के कारण भी आग लगती है। तो यहाँ पे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 की पेड़ काटने से जंगलों में आग नहीं लगती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग डायमेंशन और साइज ऑफ सेल्स इज, मतलब कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई यानी आकार को व्यक्त करने के लिए जो मापने की यूनिट है वो कौन सी है? ऑप्शन 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 मिलीमीटर, ऑप्शन 3 माइक्रोमीटर एंड ऑप्शन 4 मीटर। तो जो अधिकांश शेल्स होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो इनको जो मेजरमेंट करने की जो यूनिट होती है वो बेस्ट रहती है माइक्रोमीटर, जिसका सिंबल इस तरीके का होता है। तो इसके अलावा हम जो इसमें संबंध है वो भी जान लेते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोमीटर होते हैं। तो जो सेल्स है उनके साइज को मापने की यूनिट होती है वो माइक्रोमीटर होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वेटिक एनिमल्स इन विच फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर आर सेड टू बी, जलीय जंतु जिनमें निषेचन पानी में होता है कहलाते हैं। ऑप्शन 1 विविपेरस विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन 2 ओविपेरस विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन 3 विविपेरस विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ऑप्शन 4 ओविपेरस विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं ये एग प्रोड्यूस करते हैं और जब ये एग शरीर से बाहर निकल जाता है तब मैच्योर होता है एंड हैच आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे बर्ड्स यानी पक्षी, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप। ओविपेरस एनिमल्स रिलीज देयर गैमेट्स यानी sperm and egg in water which fuses to form a zygote as fertilization take place outside the body, so it is known as external fertilization। मतलब जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं ये अपने युग्मक स्पर्म यानी शुक्राणु और अंडाणु को पानी में छोड़ते हैं और एक युग्मनज बनाते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है निषेचन होने की ये शरीर से बाहर हो रही है, इसलिए हम इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 ओविपेरस विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा जो विविपेरस वाले एनिमल्स होते हैं ये विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इसमें जो पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो शरीर के अंदर होता है, तो इसीलिए हम इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे मानव जाति है, डॉग है, काऊ है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे से हमसे जलीय जंतु में निषेचन के बारे में पूछा गया है, तो उस होगा ओविपेरस विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बोल ऑफ डो इज रोल्ड इनटू अ फ्लैट चपाती, नेम द फोर्स एक्सर्टेड टू चेंज द शेप ऑफ द डो, यानी गुंदे हुए आटे की किसी लोई या पेड़े को बेलकर समतल चपाती का रूप दिया गया है, उस बल का नाम बताइए जिसको लगाने से लोई की आकृति को बदला गया है। तो घर में जब रोटियां बनती है तो उसके लिए हम सबसे पहले आटे की लोई या पेड़ा लेते हैं, फिर उसको बेलन से बेलकर समतल चपाती में बदलते हैं। तो लोई को जब हम समतल चपाती में बदलते हैं तो इस वक्त कौन सा फोर्स लगता है हमें उसका नाम बताना है। ऑप्शन 1 फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल, ऑप्शन 2 मस्कुलर फोर्स मतलब मांसपेशीय बल, ऑप्शन 3 मैग्नेटिक फोर्स मतलब चुंबकीय बल एंड ऑप्शन 4 था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अभी हम इन चारों फोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले है मस्कुलर फोर्स यानी मांसपेशीय बल। इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट इज क्रिएटेड थ्रू द यूज ऑफ मसल्स, यानी मसल्स मतलब मांसपेशियों के यूज से जो बल पैदा होता है उसे हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे चलना है, दौड़ना है, वेट लिफ्टिंग यानी भार उठाना है, किकिंग अ बॉल मतलब किसी बॉल को यदि आप किक करते हैं, लात मारते हैं, तो उसमें भी आपकी मसल्स का यूज होता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होता है? मस्कुलर फोर्स। इसी तरीके से जब हम आटे की लोई को समतल चपाती में बदलते हैं तो उसमें हम इसकी मोटाई को कम करने के लिए आटे को अंदर की ओर धकेलते हैं, तो यहाँ पे भी हमारी मसल्स का यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा बल लगेगा? मस्कुलर फोर्स यानी मांसपेशीय बल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। अभी इसके अलावा जो अन्य 3 फोर्स दिए गए हम उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्सेज आर द फोर्सेज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट, मतलब जो चुंबकीय बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में लगता है और ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। यह चुंबकीय ध्रुव पर या आवेशित किसी वस्तु पर लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसे हम कूलाम्ब फोर्स या कूलाम्ब इंट्रैक्शन भी कहते हैं। It is the attractive or repulsive force between two electrically charged objects।
तो ये भी अट्रैक्टिव यानी आकर्षण वाला बल भी हो सकता है और रिपल्सिव यानी विकर्षण या प्रतिकर्षण वाला बल भी हो सकता है। यदि समान चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे और यदि विपरीत चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। फ्रिक्शनल है ये एक सरफेस फिनोमेना होता है यानी सतह फिनोमेना है जब दो सतहों में अनियमितता होती है, इरेगुलरिटीज होती है और जब ये संपर्क में आती हैं तो ये एक दूसरे को फिसलने से रोकती हैं और इंटरलॉक हो जाती हैं। तो जो फ्रिक्शन होता है यानी घर्षण बल होता है ये हमेशा उस दिशा के विपरीत लगता है जिस दिशा में जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है या फिर कोशिश कर रहा है मूव करने की। और जितना ज्यादा आपका रफ सरफेस होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा यानी उतना ही ज्यादा उस पर घर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पे तो अभी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 मांसपेशीय बल, क्योंकि लोई को समतल चपाती में बदलने के लिए हमें मसल्स का यूज करना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट कोज पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन 1 साइक्लोन्स, ऑप्शन 2 लाइटनिंग, ऑप्शन 3 अर्थक्वेक, ऑप्शन 4 थंडरस्टॉर्म। तो जो हमारी पृथ्वी की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। इट इज नॉट इन वन पीस बट फ्रेगमेंटेड। और ये जो क्रस्ट है ये एक पीस में ना होकर कई खंडों में होती है और प्रत्येक खंड को हम प्लेट कहते हैं। और जो ये प्लेट्स होती हैं वो हमेशा मोशन में यानी गति में रहती हैं और जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो ये पृथ्वी की सतह पर हलचल उत्पन्न करती है जिसे हम भूकंप कहते हैं। तो पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण भूकंप आ सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। An earthquake is the sudden movement of the Earth's tectonic plate। तो जो भूकंप होता है ये पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में अचानक गति के कारण उत्पन्न होता है, resulting in the shaking of the ground due to the sudden release of energy in the earth crust। As a result, seismic waves, also known as S waves, are created। और जो ये सडन मूवमेंट होता है इसके कारण एनर्जी रिलीज होती है और जो पृथ्वी की सतह होती है उसमें हमें हलचल महसूस होती है जिसे हम भूकंप कहते हैं। सेस्मिक वेव्स बनती हैं जिसे हम एस वेव्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो भूकंपों के अध्ययन होता है उसे हम सेस्मोलॉजी कहते हैं और जो सेस्मोग्राफ होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है। और जो भूकंप की तीव्रता या झटकों की तीव्रता होती है उसे हम रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। तो पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण भूकंप आ सकता है, लेकिन जो साइक्लोन्स है, थंडरस्टॉर्म्स है, लाइटनिंग है, ये एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है यानी वायुमंडलीय घटनाएं हैं। पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण ये घटनाएं नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्निंग स्टार इज द नेम गिवन टू प्रभात तारा नाम दिया गया है। ऑप्शन 1 पोल स्टार ध्रुव तारे को, ऑप्शन 2 स्टार सीरियस यानी सीरियस नाम के तारे को, ऑप्शन 3 प्लैनेट जुपिटर बृहस्पति ग्रह को, ऑप्शन 4 प्लैनेट वीनस शुक्र ग्रह को। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम मॉर्निंग स्टार की बात कर रहे हैं वो वीनस होता है। इसे हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं, लेकिन ये एक स्टार नहीं है बल्कि एक प्लैनेट है यानी एक ग्रह है। Venus is the morning star. It's also known as the evening star. Venus shines so brightly that it is the first star to appear in the sky after the sun sets or the last to disappear before the sun rises। मतलब जो Venus planet है वो इतना ज्यादा शाइनी होता है, इतनी ज्यादा उसकी चमक होती है कि यह जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके बाद आकाश में दिखाई देने वाला सबसे पहला तारा होता है। और जब सूर्य उगता है तो उस समय ये गायब होने वाला यानी डिसअपियर होने वाला अंतिम तारा होता है। तो इसलिए वीनस को हम मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 प्लैनेट वीनस। इसके अलावा आप यहाँ पे एक बात भी याद रख सकते हैं कि जब जो वीनस होता है ये सन से वेस्टर्न इलोंगेटेड होता है तो इसे हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं और जब ईस्टर्न इलोंगेटेड होता है तो इसे हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कोल्ड। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। ऑप्शन 1 कोरोजन एंड इट इज द फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। संक्षारण तथा यह एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भी है। ऑप्शन 2 है डिसोल्यूशन एंड इट इज द फिजिकल चेंज। विलयन तथा यह एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन 3 है कोरोजन एंड इट इज द केमिकल चेंज। संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन 4 है डिसोल्यूशन एंड इट इज अ केमिकल चेंज।
विलयन तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आपने लोहे पर जंग लगता हुआ कभी ना कभी देखा होगा। तो ये जो जंग होता है इसे ही रस्ट बोलते हैं और ये एक तरीके से केमिकल चेंज होता है। तो ये पहले हम ये समझ लेते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। A physical change involves a change in physical properties without affecting its chemical nature। तो जब भी फिजिकल चेंज होगा तो केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज होगा, उसके केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी आइडेंटिटी बनी रहेगी, उस सब्सटेंस के जो भी कॉम्पोजिशन या संगठक हैं उनमें चेंज नहीं होगा और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जबकि जो केमिकल चेंज होता है इसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, केमिकल कंपोजिशन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और हमें एक नया सब्सटेंस ही मिलता है। तो यहाँ पे जो हमें रस्ट मिल रहा है वो एक नया सब्सटेंस ही है, तो इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड कोरोजन, और इसे हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, संक्षारण है और ये एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। अब ये रिएक्शन किस तरीके से होती है इसे भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। रस्ट इज एन आयरन ऑक्साइड, तो जो आयरन ऑक्साइड होता है इसे हम रस्ट या जंग बोलते हैं। ए यूजुअली रेडिश ब्राउन कलर का होता है और formed by the reaction of iron and oxygen in the presence of water or air moisture। ये जब आयरन और ऑक्सीजन एयर मॉइस्चर या वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो रस्ट बनता है। इसकी रिएक्शन होती है 4Fe प्लस 3O2 प्लस में X मॉलिक्यूल है H2O के, ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 और X मॉलिक्यूल है H2O के, यही होता है रस्ट। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट X इज 15 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। एक तत्व X में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है। तो किसी भी एलिमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो X है वो उस एलिमेंट का सिंबल होता है, A है वो उसका एटॉमिक मास नंबर होता है और Z है वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। जो एटॉमिक मास होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए, मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, उसके लिए ये बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 15 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 16। तो एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है तो वो हो जाएगा 15 और मास नंबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब 15 प्लस 16 जो कि बराबर होगा 31 के। तो अभी यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू आ गई 31 और Z की वैल्यू आ गई 15 और X तो हमारे पास एलिमेंट है ही। तो हमारा जो सही रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, 31 और 15 और ये X हमारे एलिमेंट के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन 1, ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक मीडियम, अल्प परासरी माध्यम में प्रद्रव्य झिल्ली का टूटना। ऑप्शन 2, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम, अल्प परासरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। ऑप्शन 3, श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य का सिकुड़ना। ऑप्शन 4, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम प्लाज्मोलाइसिस को समझते हैं। प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म एज ए रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। मतलब प्लांट सेल में प्लाज्मोलाइसिस को सेल के पानी से नुकसान के परिणाम स्वरूप जो साइटोप्लाज्म श्रिंक होता है, सिकुड़ता है या संकुचित होता है, उसे कहते हैं। It occurs when plant cells are placed in a hypotonic solution that has a higher concentration of solutes than the cell does। और यह तब होता है जब पौधे की कोशिकाओं को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है जिसमें सेल की तुलना में जो सॉल्यूट है, विलेय है, उसकी उच्च सांद्रता होती है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की तो सांद्रता उच्च होती है लेकिन वाटर की सांद्रता कम होती है। किसके कंपैरिजन में, जो हमने प्लांट सेल रखा है उसके कंपैरिजन में। तो इसलिए अंदर यदि वाटर की सांद्रता ज्यादा है और बाहर कम है तो जो अंदर का वाटर है वो बाहर निकलता है। तो
तो जैसे ही जो पानी है वो सेल से बाहर निकलेगा, विलयन की ओर जाएगा, तो वो अब सिकुड़ जाएगा यानी श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। और जो ये सेल होता है, कोशिका होती है, इसे हम प्लाज्मोलाइज्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम। लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन 1, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्य जालिका से। ऑप्शन 2, गोल्जी एपरेटस गोल्जी उपकरण से। ऑप्शन 3, न्यूक्लियस केंद्रक से। एंड ऑप्शन 4 है माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया से। Every protein that is produced in the endoplasmic reticulum is tagged in the Golgi apparatus and from there they reach different part of the cell। मतलब प्रत्येक प्रोटीन जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में निर्मित होता है या बनता है, उसे गोल्गी तंत्र में या गोल्गी एपरेटस में टैग किया जाता है और यहाँ से वे कोशिका के विभिन्न हिस्सों में पहुंचते हैं। तो इसी तरीके से जो लाइसोसोम होता है वो भी गोल्गी एपरेटस में टैग किया जाता है। गोल्गी एपरेटस गिव्स आउट स्मॉल वेसिकल्स फ्रॉम देयर टर्मिनल्स। जो ये गोल्गी एपरेटस होता है, इसमें जो टर्मिनलों से छोटे छोटे वेसिकल्स निकलते हैं, इसे ही हम लाइसोसोम बोलते हैं। हैंस गोल्गी एपरेटस इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। मतलब जो गोल्गी तंत्र है, गोल्गी एपरेटस है, वो लाइसोसोम के निर्माण में शामिल भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, गोल्जी उपकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 of its height is moving with a uniform speed। On sudden application of the brake, the water in the tank would। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल। ऑप्शन 1, मूव बैकवर्ड पीछे की ओर गति करेगा। ऑप्शन 2, मूव फॉरवर्ड आगे की ओर गति करेगा। ऑप्शन 3, बी अनअफेक्टेड प्रभावित नहीं होगा। ऑप्शन 4, राइज अपवर्ड ऊपर की ओर उठेगा। तो इस प्रश्न के जवाब के लिए हमें जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, गति का जो उसका प्रथम नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया, एनी ऑब्जेक्ट कीप्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। मतलब न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार या जड़त्व के पहले नियम के अनुसार कोई भी वस्तु उस दिशा में उसी गति से चलती रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में सिचुएशन दी गई है, इसमें कहा गया है कि 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा एक टैंकर एक समान चाल से गतिमान है और जब वो गतिमान है तो उसमें जो टैंकर जिस वेग से भी गतिमान है, उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो भी उसी वेग से गतिमान होगा। तो उसपे जैसे ही अचानक ब्रेक लग जाएगा, तो जो पानी की गति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हमें बताना है। When a tanker is filled with water up to 2/3 level, the water inside the tanker is at the same velocity as that of the tanker, so it stays steady। मतलब जब टैंकर है वो 2/3 स्तर तक पानी से भरा हुआ है और इसमें जो भी टैंकर की स्पीड होगी उसी वेग से जो टैंकर के अंदर पानी भरा हुआ है उसकी भी स्पीड होगी, तो इसीलिए वो हमें स्थिर दिखाई देता है। However, when the tanker's brakes are applied, तो जैसे ही टैंकर में ब्रेक आप अप्लाई करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द टैंकर बिकम्स लेस। तो जो टैंकर की वेलोसिटी है, टैंकर का वेग है, वो तो कम हो जाता है, लेकिन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द वाटर। लेकिन जो टैंकर के अंदर पानी भरा हुआ है उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है। So the velocity of the tanker decreases, but the velocity of the water inside remains as before। तो जो वेलोसिटी है टैंकर की वो तो कम हो जाएगी क्योंकि हमने उस पर ब्रेक अप्लाई किया है, लेकिन वाटर पे जबकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो उसी वेग से गति करता रहेगा, तो इसलिए वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मूव फॉरवर्ड, ऑप्शन 2। इन दिस केस ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, water in the tank would move forward due to inertia of motion। An object in motion tends to stay in motion। मतलब कोई वस्तु यदि गति की अवस्था में है तो वो अपनी गति की अवस्था में बने रहना चाहती है। The brakes stop the trucks but not the water। और जब आप उस पर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो वो ट्रक को तो स्टॉप करेगा क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो वाटर को नहीं रोक पाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मूव फॉरवर्ड, आगे की ओर गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गर्ल इज कैरिंग अ स्कूल बैग ऑफ 3 किलोग्राम मास ऑन हर बैक एंड मूव्स 200 मीटर ऑन अ लेवल रोड। द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी।
कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 किलोग्राम द्रव्यमान का वस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 200 मीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य होगा और जी की वैल्यू दी है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो लड़की है वो सीधे समतल पर दूरी तय कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट की दिशा कौन सी हो जाएगी, इधर। और जो हमसे पूछा है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसकी दिशा हमेशा होती है नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, और थीटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल होता है, जो कि यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। तो जब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा W इक्वल टू एफ डी कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो इसे यहाँ पे पुट करने पर हमारे पास आएगा वर्क डन की वैल्यू 0, क्योंकि 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 0। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए एंड इमर्जेस आउट ऑफ द होल्स ऑन द अदर फेस ऑफ द बॉक्स एज शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई प्रकाश पुंज बॉक्स के फलक ए के छिद्रों से आपतित होकर फलक बी के छिद्रों से बाहर निकलता है। इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। ऑप्शन 1 कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस, ऑप्शन 2 रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कांच का एक आयताकार स्लैब, ऑप्शन 3 प्रिज्म, ऑप्शन 4 कॉन्वेक्स लेंस यानी एक उत्तल लेंस। तो हमसे इस प्रश्न में ये पूछ रहा है कि इस तरीके का एक बॉक्स है, इसका जो फलक ए है यहाँ से प्रकाश किरण आपतित की जाती है, इसके अंदर कोई एक लेंस या स्लैब या प्रिज्म रखा है, जिसके बाद जो हमें बाहर आउटपुट मिलता है वो इस तरीके की रेखाएं मिलती हैं। तो हमें बताना है कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो इस तरीके का होता है, और जिस पर यदि समांतर किरणें गुजरती हैं तो वे अपवर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। और इस किरणें जो है फोकस बिंदु पर मिलने के पश्चात फिर फैल जाती हैं। तो इस तरीके का डायग्राम ही हमें यहाँ पे इस फिगर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अंदर यदि अवतल लेंस होगा, इस तरीके का लेंस होगा, तो हमें किरणों का ये पैटर्न देखने को मिलेगा। A convex lens or converging lens focus the light ray to a specific point, whereas a concave lens or diverging lens diverges the light rays। मतलब जो उत्तल लेंस होता है या अभिसारी लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को एक विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। और इसके अलावा जो अवतल लेंस होता है या डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये प्रकाश किरणों को डाइवर्ज करता है। When parallel rays of light pass through a convex lens, the refracted rays converge at one point called the principal focus. In this case, as the rays meet at the focus and then spread out in opposite direction, a convex lens is present inside the box. तो अभी जो मैंने आपको समझाया कि इधर यहाँ पे एक तरीके का उत्तल लेंस रखा होगा, जो समांतर किरणें बाहर से आ रही हैं वो उन्हें पहले इस फोकस पॉइंट पर फोकस करेगा और उसके बाद ये किरणें फैल जाएंगी। तो ये इस तरीके का पैटर्न हमें तभी दिखाई मिलेगा जब यहाँ पे अंदर उत्तल लेंस रखा होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन 1 द प्रेजेंस ऑफ एल्गी एंड अदर प्लांट्स फाउंड इन वाटर, जल में शैवाल की उपस्थिति तथा अन्य पौधों की उपस्थिति। ऑप्शन 2 रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, जल में प्रकाश प्रवर्तन। ऑप्शन 3 स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन 4 एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द सी, समुद्र द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए हमें पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पता होना चाहिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द इंसिडेंट इन विच लाइट रेज गेट deviated from its straight path on striking an obstacle like dust, gas molecules, water vapors, etc. मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, वह घटना है जिसमें प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो धूल के कण या गैस मॉलिक्यूल्स के हो सकता है या फिर वाटर वेपर हो सकता है, इन जैसी किसी भी बाधा से टकराकर अपने सीधे रास्ते से भटक जाती है या बिखर जाती है। Rayleigh scattering is inversely proportional to the fourth power of wavelength, so that shorter wavelength violet and blue light will scatter more than the longer wavelength like yellow and red light। मतलब जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसकी जो
ये तरंग दैर्ध्य की चौथी पावर यानी लैम्ब्डा की पावर 4 इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे यदि वेवलेंथ छोटी होगी उसका उतना ही ज्यादा स्कैटरिंग इफेक्ट होगा। शॉर्टर वेवलेंथ जैसे वॉयलेट है, ब्लू है, इनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है, इसलिए इनका जो स्कैटर होता है वो ज्यादा होता है। और येलो कलर है, रेड लाइट है, इनकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, इसलिए इनका जो स्कैटर होता है वो कम होता है, इनका बिखराव होता है वो कम होता है। The ocean looks blue because red, orange and yellow are absorbed more strongly by water than is blue. जो ओशियन है, समुद्र है, वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है क्योंकि ये रेड, ऑरेंज और येलो जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है इन्हें तो ये स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ब्लू कलर जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है इसे ये स्कैटर कर देता है। ब्लू कलर ऑफ वाटर इन सी इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो हमें जो समुद्र है उसका ब्लू कलर इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि समुद्र के पानी के मॉलिक्यूल द्वारा जो ब्लू कलर के वाली लाइट होती है उसको स्कैटर कर दिया जाता है। एज ब्लू हैज स्मॉलर वेवलेंथ देयरफॉर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू इज वेरी लार्ज। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कैरीज ए करंट व्हेन द की इज ऑन। The current as seen from points A and B in the plane of paper and on the axis of the coil is anti-clockwise and clockwise respectively. The magnetic field lines point from B to A. The N pole of the resultant magnet is on the face close to. इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि कागज के तल के लंबवत तल में रखे वृत्ताकार पाश में कुंजी को बंद करने पर धारा प्रवाहित होती है। जब हम यहाँ से कुंजी को बंद कर देते हैं तो इसमें अब करंट फ्लो होता है। बिंदु A तथा B जो कि कागज के तल में और पाश के अक्ष पर है से देखने पर पाश में प्रवाहित धारा क्रमशः वामावर्त तथा दक्षिणावर्त है। मतलब जब हम बिंदु A से देखते हैं तो जो धारा की दिशा होती है, करंट की दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जब बिंदु B से देखते हैं तो ये क्लॉकवाइज होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं B से A की ओर संकेत करती हैं। परिणामी चुंबक का उत्तर ध्रुव पर फलक होगा जो निकट है। तो हमें बताना है जो परिणामी चुंबक है उसका जो उत्तर ध्रुव होगा, नॉर्थ पोल होगा, वो A के निकट होगा या B के निकट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बार मैग्नेट की दो प्रमुख विशेषताओं का पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट ऑलवेज रन्स फ्रॉम द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल टू द साउथ मैग्नेटिक पोल। तो जो ये बार मैग्नेट होती है इसमें जो बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की लाइन होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। But inside the magnetic field points from the south pole to the north pole. लेकिन जो अंदर होती है वो दिशा होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो यहाँ पे हमसे ये बोला है कि यदि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र बनता है इधर, तो यहाँ पे कोई परिणामी चुंबक बनता है, तो हमें बताना है कि उसका उत्तर ध्रुव किसके निकट होगा। यदि यहाँ पे हमें बोल रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो B से A की ओर संकेत करती है, मतलब B से इधर A की तरफ जा रही है। यदि इस तरफ इधर कोई बार मैग्नेट बनता है और उसमें अंदर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बताइए वो B से A की ओर है, मतलब यदि साउथ पोल है वो B पॉइंट और नॉर्थ पोल है तो वो A पॉइंट होगा, क्योंकि B से A की ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किसी भी बार मैग्नेट के अंदर तभी संभव होगी जब B साउथ पोल हो और A नॉर्थ पोल हो, क्योंकि किसी भी मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। तो यहाँ पे यदि साउथ पोल B वाला जो पॉइंट है वो साउथ पोल हो जाएगा और A वाला पॉइंट है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। हमसे यहाँ पे नॉर्थ पोल पूछा गया है किस फलक के निकट होगा, तो वो होगा A के निकट। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बिंदु A के निकट। इसके अलावा इस क्वेश्चन को हम राइट हैंड रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो राइट हैंड रूल होता है उसमें हम करंट की दिशा के अनुसार हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें करंट के लिए बताया गया कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, यदि A से देखे और B से देखे तो ये क्लॉकवाइज होता है। तो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार जब हम इसकी चुंबकीय रेखाएं या मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हम ये ज्ञात होगा कि ये हमें A से तो बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी और B के करीब हुई जाती हुई दिखाई देंगी। तो A से यदि वो बाहर निकल रही हैं और B के करीब जा रही हैं, तो A से बाहर निकल रही है इसका मतलब नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही है, और B की तरफ जा रही है मतलब साउथ पोल के अंदर की तरफ जा रही है। और यही बार मैग्नेट की एक फंक्शन होता है या एक प्रॉपर्टीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, बिंदु A के करीब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of।
चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? ऑप्शन 1 ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन, ऑप्शन 4 वाटर वेपर। तो जब हम सांस छोड़ते हैं या फिर मुंह के द्वारा फूंकते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा ज्यादा होती है और इसी कारण जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जो लाइम वाटर होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है और जब इसमें हम मुंह द्वारा फूंकते हैं तो उससे CO2 बाहर निकलती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस CO2 से रिएक्ट करता है और एक इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि सस्पेंशन के रूप में होता है और हमें मिल्की कलर दिखाई देता है। इसकी रिएक्शन इस तरीके की होती है, CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और प्लस CO2 जो हमारे मुंह द्वारा फूंकने से आई है, ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो हमें मिल्की कलर के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।